राणा सांगा जी को लेकर एक बयान दिया गया है एक सांसद जी द्वारा, आपका उसके बारे में क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन जी के बयान को सुन के ताज्जुब हुआ, अफसोस हुआ। 5 अप्रैल को आपका कश्यप निषाद महाकुंभ गाजियाबाद की धरती पर होने जा रहा है। इस महाकुंभ के बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। भगवान महर्षि कश्यप की जयंती महाकुंभ को उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत हमने मीनामल की धर्मशाला से की थी, जिसमें प्रथम बार 300 अनुयायियों ने सहभागिता नजारे नज़र से ये कहने लगे, नज़र से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तभी मेरे दिल ने ये आवाज़ दी, वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। जी हाँ, सही कहा है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिनका जीवन देश और समाज को समर्पित है। उन्हीं में से एक व्यक्तित्व है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, जो आज हमारे साथ सीधे तौर पर रूबरू हो रहे हैं, जिनसे आज हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। हम बात करते हैं नरेंद्र कश्यप जी से। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आज की डेट में राणा सांगा जी को लेकर एक बयान दिया गया है एक सांसद जी द्वारा, आपका उसके बारे में क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन जी के बयान को सुन के ताज्जुब हुआ, अफसोस हुआ कि एक इंसान जो देश की सबसे बड़ी संसद में बैठता हो, संसदीय परंपराओं को जानता हो, भारतीय संस्कृति, भारतीय आज़ादी की लड़ाई को जानता हो, वो व्यक्ति कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकता है, इसका सुन के बहुत ताज्जुब हुआ। क्योंकि राणा सांगा, जिन्होंने भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय आज़ादी के लिए, भारतीय सभ्यता संस्कार के लिए काम किया है, ऐसे व्यक्तित्व पर, ऐसे व्यक्ति पर बिना सोचे, बिना समझे, बिना तथ्य के एक नेता का बयान देना निंदनीय है, अशोभनीय है। मेरे ख्याल से समाजवादियों को कम से कम भारत के आदर्श पुरुषों के विरुद्ध, भारत के शहीद सपूतों के विरुद्ध, भारत के ऐसे महान नायकों के विरुद्ध जिन्होंने देश के निर्माण में, देश के उत्थान में, देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी है कि मानती नहीं। कुछ महीनों पहले एक और समाजवादी पार्टी के नेता जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, असेंबली के मेंबर भी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने औरंगजेब को ही अपना आदर्श मान लिया। कैसे हो सकता है ये? जिस औरंगजेब ने अपने क्रूरता का, अपने अमानवीय व्यवहार का परिचय देते हुए लंबे समय तक अपने ही बाप को, यानी अपने ही पिता को बंधक बना के रखा हो, जिसने अपने पिता को पानी की एक एक बूंद से तरसाया हो, जिसने भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत की अस्मत को बिस्मार करने के लिए हमारे देश के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हों, वो इंसान समाजवादियों का आदर्श कैसे हो सकता है? देश समाजवादियों के ऐसी मान्यताओं का घोर विरोध करता है। देश समाजवादियों की ऐसी सोच को का खंडन करता है। अच्छा लगता वो अब्दुल कलाम साहब के बारे में बात करते, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करते, वो वीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में बात करते।
देश के शहीदों सपूतों के बारे में बात करते, महात्मा गांधी की बात करते। अगर ऐसे लोगों की बात करते जिन्होंने भारत का आदर्श बन के भारत के लिए काम किया है, तो लोगों को खुशी होती, सराहना होती। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को न जाने क्या हो गया है कि वो राणा सांगा के त्याग पर सवाल उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं। जिस पार्टी के नेताओं की सोच इस हद तक गिर गई हो, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश और देश की जनता आहत है। हो सकता है आने वाले कुछ समय में समाजवादियों को इसकी सजा जनता जरूर देगी। ऐसा नहीं लगता मंत्री जी आपको कि एक धर्म विशेष को लेकर यहाँ राजनीति की जा रही है? दुर्भाग्य है कि जहां एक तरफ देश संविधान से संचालित होता है, सद्भाव से संचालित होता है, भारतीय जनता पार्टी ने मूल सिद्धांत को स्थापित करते हुए इंगित किया, स्लोगन दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के अर्जन का। वहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ऐसे ऐसे अपभ्रंश, ऐसी ऐसी तुष्टीकरण की घटनाएं, घोषणाएं, मान्यताएं प्रदेश और देश में स्थापित की है, जिससे समाज में वैमनस्य पैदा हुआ है, समाज में मतभेद, मनभेद पैदा हुआ है। अभी कमाल है लोगों का कि तुष्टीकरण की इंतहा यहां तक करेंगे कि यदि महाकुंभ में देश की ओर से, प्रदेश की ओर से निमंत्रण मिलेगा, उसको इनकार कर देंगे। असेंबली पार्लियामेंट में उस पर सवाल खड़ा करेंगे। अयोध्या जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ऐसा अवसर था 22 जनवरी 2024 को, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। निमंत्रित किया गया राहुल गांधी जी को, अखिलेश जी को, लेकिन उन्होंने उस बड़े धार्मिक आयोजन में जाना भी गवारा नहीं समझा। किस लिए? तुष्टीकरण की नीति के आधार पर उनको लगता था कि यदि कांग्रेस समाजवादी पार्टी अयोध्या में चली गई, कहीं उनका मुस्लिम वोट खिसक ना जाए। वोट बैंक समझते हैं। तो तुष्टीकरण की नीति अब देश, प्रदेश और समाज किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसकी सजा उस पार्टी ने भी उठाई है जिस पार्टी ने देश में 55 साल से राज किया हो, देश के प्रदेशों में राज किया हो कांग्रेस पार्टी ने। ये तुष्टीकरण की नीति का ही परिणाम है कि 55 साल तक सरकार चलाने वाली पार्टी लोकसभा में एक समय 2019 में 44 एमएलए पर खड़ी हो गई, लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक भी नहीं बची। तो मेरे ख्याल से अभी तुष्टीकरण की नीति ना यूपी में चलने वाली है, ना देश में चलने वाली है। और वैसे भी लोग जानते हैं कि जिस समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों की हत्या कराई हो, राम भक्तों पे गोलियां चलाई हो, राम भक्तों को जेल भेजा हो, लोग जानते हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने सिखों का कत्लेआम किया हो, इनसे कोई उम्मीद करे समानता की, बराबरता की, सम्मान की, समरसता की, सद्भाव की, शायद ये मुमकिन नहीं है। योगी सरकार ने 8 वर्ष पूरे किए हैं और लगातार उनका प्रचार प्रसार किया जाए, आप थोड़ा सा बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 37 सालों के बाद
किसी एक व्यक्ति को लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ तो वो हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने 37 सालों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को दूसरी बार बहुमत की सरकार बनाकर तोड़ने का काम किया। उन्हीं के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार के 8 सालों में उत्तर प्रदेश की शकल को बदलते हुए देखा है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलते हुए देखा है, उत्तर प्रदेश के हालात को बदलते हुए देखा है। जिस उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में 500 साल में दंगे 700 दंगे हुए हों, जिस प्रदेश में लोग पलायन करके देश के दूसरे भागों में जाने लगे हों, जिस प्रदेश की सड़कों पर सरेआम गुंडा नाच होता रहा हो, उस प्रदेश को अनुशासित करना, उस प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, उस प्रदेश में अपराधियों को कानून की भाषा सिखाना, यदि ये मुमकिन हो पाया है तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की 8 साल की सरकार में हो पाया है। मुख्यमंत्री जी ने निश्चित किया कि हम उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाएंगे, जिसकी पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम किया, आगे ले जाने का काम किया। 2017 तक जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 7वें नंबर की हो, 8 सालों में 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था को दूसरे नंबर पे लाके योगी जी ने संकेत दे दिया है कि 2029 तक हमारा उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ी पहले नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य लेकर तेजी से काम शुरू किया। हमारे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ग्लोबल समिट हुआ, जिसमें दुनिया के 41 देशों ने 41 देशों के 25,000 निवेशकों ने सहभागिता की। 45 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ, और केवल एमओयू साइन नहीं, अभी तक 15 लाख करोड़ की धनराशि के उद्योग निवेशकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की धरा पर स्थापित हो गए, जिसके माध्यम से 60 लाख नौजवानों को रोजगार मिला है। 8 लाख से ज्यादा नौजवान योगी की सरकार में सरकारी नौकरियां पाने में कामयाब हुए। 1,56,000 पुलिसकर्मियों की निष्पक्ष भर्ती करके योगी जी ने जहां एक तरफ युवाओं को पुलिस में सेवा करने का सौभाग्य दिया, वहीं पर दूसरी ओर बिना खर्चे, बिना भ्रष्टाचार, ईमानदारी से भर्ती करके उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। हम लोगों ने यूपी की उस बदहाली को भी देखा है जो सपा बसपा की सरकारों में होती थी। एक नौकरी के लिए नीलामी होती थी, बोलियां लगती थी। गरीब मजदूर किसान का बेटा अपना फॉर्म भरने के बाद
उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता था। ईमानदारी से भर्तियां नहीं होती थी। कुछ चुनिंदा लोग लिस्टेड कर लिए जाते थे और उन्हीं को उन पदों पे बैठा दिया जाता था। योगी जी ने नौजवानों का हक सत्ता के प्रभाव में नहीं, भ्रष्टाचार के कारण नहीं, अपनी ईमानदारी, अपनी सरकार की स्वच्छ छवि के आधार पर जिसका जो हक था उसे देकर ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में करप्शन और क्राइम पर हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूज करने के लिए आज भी खड़े हैं। कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अब दंगे नहीं होते उत्तर प्रदेश में, अब फसाद नहीं होते, अब किसी की औकात नहीं है कि कोई धर्म के नाम पे दंगा करे, कोई जाति के नाम पे दंगा करे। सरकार ने नियम बना दिया है कि दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उस संपत्ति की धनराशि की भरपाई भी दंगाई के घर से होगी, उससे वसूल की जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता आज योगी जी की सरकार में सुकून की नींद सो रही है। कारोबारी बहुत खुशी मन से अपना कारोबार कर रहे हैं। व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी निष्पक्ष होकर बिना दबाव, बिना दहशत के काम कर रहे हैं। परिणाम कि हमारा प्रदेश दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रदेश का किसान बेहद खुशहाल हुआ है। 8 सालों में 2,80,000 करोड़ के गन्ने का पेमेंट करके हमारी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। खेती किसानी के विकास से हमारे उत्तर प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि हुई है। किसान को कि बिजली के बिल माफ करके राहत देने का काम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देने का काम उत्तर प्रदेश में व्यापकता के साथ करके हमारी सरकार ने जहां जवानों को रोजगार दिया, वहीं किसानों की आय को बढ़ाने में सफलता हासिल की है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार के 8 साल बेमिसाल साबित हुए हैं। आपको ये नहीं लगता कि जब भी कोई हिंदुओं का त्यौहार आता है तो विपक्ष द्वारा एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिश की जाती है? यकीनन संभल में जो कुछ हुआ, कोई सोच सकता है क्या कि संभल के हिंदुओं को 46 साल के बाद अपने मंदिर में पूजा करने का अवसर मिलेगा? योगी जी थे इसलिए मिल गया। 46 साल तक संभल के हिंदू अपने मंदिर में प्रार्थना करने नहीं गए, दर्शन करने नहीं गए, कीर्तन करने नहीं गए। यह आज़ाद भारत है, संविधान के आधार पे चलने वाला भारत है। अरे इतना अन्याय तो नहीं किया होता कि हिंदुओं को उनकी पूजा से आप वंचित कर देंगे, धार्मिक स्थानों में जाने से वंचित कर देंगे। मैं सच कह रहा हूं कि मोदी योगी अगर देश प्रदेश की सत्ता में आसीन नहीं होते तो कभी भी संभल के मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने का सौभाग्य नहीं मिलता। महाकुंभ 144 साल के लंबे अंतराल का संयोग और 12 साल बाद हिंदुओं की आस्था का महाकुंभ किस सफलता के साथ, किस प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हुआ है, इसकी प्रशंसा भारत में नहीं आज पूरी दुनिया में इसलिए भी हो रही है कि 66 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु 100 से ज़्यादा देशों के हिंदुओं की सहभागिता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी सहित देश और दुनिया के बड़े नेताओं का पवित्र महाकुंभ में पुण्य अर्जित करने के लिए स्नान करना
ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का सबूत है कि अब प्रदेश और देश में समरसता की बयार है, सद्भाव की पराकाष्ठा है। ये महाकुंभ केवल सनातन धर्म के सम्मान के लिए नहीं है अकेले, ये महाकुंभ भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम कर रहा है। इस काम महाकुंभ ने भारत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सबल प्रबल किया है। 3.5 लाख करोड़ का कारोबार महाकुंभ के माध्यम से हुआ, यानी विरासत भी और समृद्धि भी जिस महाकुंभ से प्राप्त हुई हो, निश्चित उस महाकुंभ के माध्यम से सनातनियों का गौरव बढ़ा, प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ी और भारत की संस्कृति को मजबूती के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से कहा, पुलिस अधिकारी की प्रशंसा की। क्या ये मतलब इसी बात को लोगों ने मुद्दा बनाया विपक्ष ने, क्या ये सही है? उत्तर प्रदेश में जो भी अच्छा काम करेगा, अधिकारी अच्छा काम करे, कर्मचारी अच्छा काम करे, उसका एप्रिसिएशन, उसकी प्रशंसा किया जाना चाहिए। अच्छे कमेरे व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे तो उसको देखकर और अधिकारी भी अच्छा काम करने की चेष्टा करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए हैं, उनका गौरव बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान बनाने। हमारी पार्टी के नेता बहुत सद्भाव विचार वाले व्यक्ति हैं, सर्वस्पर्शी समावेशी विचार के व्यक्ति हैं, अंत्योदय के सिद्धांत को परिपालित करने वाले व्यक्ति हैं। हम कांग्रेस और सपा की तरह सामंतवादी सोच के लोग नहीं हैं कि हम चपरासी का सम्मान नहीं करेंगे, हम सफाई कर्मी का सम्मान नहीं करेंगे। नहीं, हमारी सरकार चूँकि अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करे, इसलिए जो भी व्यक्ति, जो भी अधिकारी हमारी सरकार में अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा होगी, उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और जो खराब करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको सजा देने में भी हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। 5 अप्रैल को आपका कश्यप निषाद महाकुंभ गाजियाबाद की धरती पर होने जा रहा है। इस महाकुंभ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मुझे ये सोचकर मिलती है कि मैं भी सनातन संस्कृति का एक छोटा सा अनुयायी हूँ। 30 साल पहले सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि भगवान महर्षि कश्यप की जयंती महाकुंभ को उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत हमने मीनामल की धर्मशाला से की थी, जिसमें प्रथम बार 300 अनुयायियों ने सहभागिता की। हमारे मन का भाव था, हमारे मन का विश्वास था कि हमें भगवान महर्षि कश्यप के जयंती उत्सव महाकुंभ के रूप में मनाकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है, उनके प्रति आस्था व्यक्त करनी है, उनका अनुयायी होने का सौभाग्य प्राप्त करना। चुके भगवान महर्षि कश्यप सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि के साथ साथ वो सृष्टि के रचयिता हैं। देव और दानव सब उनकी संतान हैं। कश्मीर भगवान महर्षि कश्यप की तपोस्थली है, जिसके बारे में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अपने मुखमंडल से जिसकी चर्चा की। आज धीरे धीरे भगवान महर्षि कश्यप के अनुयायियों की लंबी यात्रा, लंबी फौज जुड़ती गई, और बड़ी कृपा है भगवान महर्षि कश्यप की कि 300 अनुयायियों से शुरू होकर अनुष्ठान
आज पूरे उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा त्योहार बन गया है, महाकुंभ बन गया है, जिस पर हजारों हजारों लोग आकर अपनी आस्थाओं को व्यक्त करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, उत्तरी भारत के सभी प्रदेशों में लाखों करोड़ों लोग भगवान महर्षि कश्यप के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं। प्रसन्नता है कि 5 अप्रैल को 11 बजे अभी आने वाले अगले महीने में फिर हमने गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में भगवान महर्षि कश्यप के जन्म उत्सव पर महाकुंभ की घोषणा की है। हमने 7 प्रदेश और 50 जिलों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर आह्वान किया कि हमें अपने इष्ट देव के प्रति अपनी आस्थाओं को व्यक्त करने के लिए, जिस प्रकार से प्रयागराज में देश दुनिया के अनुयायियों ने इकट्ठा होकर साबित किया कि सनातन सद्भाव, समरसता और राष्ट्र के कल्याण की कल्पना रखता है, उसी प्रकार से हमें भगवान महर्षि कश्यप के महाकुंभ को ऐतिहासिक, प्रतिष्ठित वृहद बना के जहां हम एक और अपनी आस्थाओं को प्रदर्शित करेंगे, वहीं सनातन धर्म के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। खुशी की बात है कि 5 अप्रैल के होने वाले महाकुंभ में इस बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, जो एक सन्यासी के रूप में धर्म का और मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्म का प्रमाण देकर उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता को प्रभावित कर रहे हैं। देश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे महाकुंभ में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं, आने वाले हैं। हमारे समर्थकों में, महर्षि कश्यप के अनुयायियों में खासा उत्साह है, उल्लास है। जनपद में उल्लास है, पार्टी जनों में, सामाजिक जनों में, मित्र जनों में सबकी इच्छा है कि हम भी प्रयागराज की तरह गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में महर्षि कश्यप महाकुंभ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागीदार बनेंगे। इसलिए इस बार 5 अप्रैल को गाजियाबाद में होने वाला महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। हजारों हजारों की संख्या, मैं कहता हूं लाखों की संख्या उसमें एकत्रित होगी और भगवान महर्षि कश्यप के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करके सनातन के ध्वज को और ऊंचा करने का काम करेगी। आपने सुना नरेंद्र कश्यप जी को, जिन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ हर मुद्दे पर मुखर होकर बात की, हर मुद्दे पर अपने विचार रखे। ऐसे ही फिर एक किसी नेक्स्ट के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।